चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग। इसको पहले बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, नाम इसका चेंज कर दिया, दोनों का मतलब एक ही है। ये ऑर्डर में चल रहा है। पहले एनवायरमेंटल स्कैनिंग पे बात हुई, फिर बोला कि भाई स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन कैसे होता है, तो फॉर्मुलेशन के बाद अब नेक्स्ट जो स्टेज होता है वही है इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, तो उस पर बात करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं या थोड़ा थियरी के साथ ही जाएंगे। वो रीड करना स्टार्ट करूँ। Strategy implementation is a process through which a strategy is put into action. Strategies are only means to an end, that is, accomplishment of organization's objectives, which have to be activated through implementation. This is because both strategic formulation and strategic implementation process are intervened in real life situation. While strategic formulation is largely an intellectual process, strategic implementation is more of operational nature. A good strategy without effective implementation is futile for success of an organization. ठीक है, दो चीज़ों को रिलेट करा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, फॉर्मुलेट करना आप सोचने वाला काम है, उसमें कोई प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन नहीं। लेकिन स्ट्रैटेजी बनने के बाद जब आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हो तो वो ऑपरेशनल प्रोसेस हो गया, क्योंकि सोचने का काम कर चुके हो, अब एग्जीक्यूशन में आपको कुछ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो वो एक कंपेरिजन बता दी। फिर उसके बाद The implementation of policies and strategies is concerned with the design and management of systems to achieve the best integration of people, structures, processes, and resources in reaching organization objectives. ठीक है, The major task of implementation strategy is to create a fit between the company goals and its other activities. Generally, two types of fits needs to be created: fits between the strategy and functional policies, and fits between the strategy and the organizational structure, process, and systems. यहाँ कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, दैट इज अगेन ऑन पेपर इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, और उस चीज़ को अगर आप अपने बिजनेस के स्ट्रक्चर के साथ रिलेट या लिंक नहीं कर पाए तो फिर ना एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपको कॉन्ट्राडिक्शन और डिफरेंसेस दिखेंगे। वे मेरी कंपनी की फंक्शनल पॉलिसीज, हमारे रूल्स के हम कैसे काम करते हैं, वो एक पॉलिसी एक अलग चीज़ होगी, फिर स्ट्रैटेजी एक अलग चीज़ होगी। तो आपकी स्ट्रैटेजीज आपकी खुद की पॉलिसीज के साथ अगर इन लाइन नहीं है और वो पैरेलल नहीं है तो फिर उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आएगा और प्रॉब्लम होगा जब एग्जीक्यूशन करोगे। तो बोल रहे हैं कि इसमें एक फिट बनाना, मतलब उसके अंदर एक कंसेंसस बनाना या उसको कोऑर्डिनेट करना वो ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, आपके प्रोसेसेस कैसे हैं, आपने सिस्टम कैसा डेवलप किया हुआ है, उसके साथ साथ स्ट्रैटेजी को लिंक करना ज़रूरी है। ये आपको ध्यान रख के चलना है। अब स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन में कौन कौन से सपोर्टिंग फैक्टर्स होते हैं वो पॉइंट वाइज इन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो देखते जाते हैं। पढ़ना स्टार्ट करो। The development and selection of strategies to pursue in an organization is considered easier and less time consuming than implementing these strategies once they have been chosen. An effective implementation of strategy in an organization needs multiple supporting factors. Some of these factors include the following. Action planning. Organizations to be successful in strategy implementation need to develop a detailed action plan, that is, chronological list of action steps which add the necessary detail to strategies, assign responsibility to specific individual or group for accomplishing those actions, set a due date for accomplishment of tasks, estimate the resources required. Thus, they translate their broad strategy statement into a number of specific work assignments. देखो, एक्शन प्लानिंग ये एक स्टेप वाइज अप्रोच है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमने सोच लिया कि हाँ ये काम करना है। क्रोनोलॉजी सेट करना ज़रूरी है कि आप कौन से एक्शन जो है, कौन सा स्टेप पहले करोगे, कौन से स्टेज पे बाद में आओगे, तो वो एक पॉइंट हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने का काम भी इसी लेवल पे हो रहा है कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल को, टीम को, ग्रुप्स को क्या आपको टास्क देना है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। कब तक टास्क कंप्लीट करना है उसकी ड्यू डेट फाइनल कर सकते हैं, और रिसोर्सेज इसके लिए कितने लगेंगे, पैसों की क्या ज़रूरत पड़ेगी, ह्यूमन रिसोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, वो सारा कैलकुलेशन भी यहीं पे हो सकता है। तो एक्शन प्लानिंग में आप जब ये लिखो तो स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको मेंशन करने चाहिए, तो वो कंटेंट एकदम रेलेवेंट हो जाएगा। फिर इसके बाद बोला प्रॉपर एंड सूटेबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें 8 पॉइंट ही रखा है मैंने, अंदर कंटेंट की नीड नहीं है, बिकॉज ये आप ऑलरेडी जानते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें आती है, बचपन से पढ़ी रहे। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर। ये भी जनरल पॉइंट हो गया कि भाई इंप्लीमेंटेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज स्किल्ड पर्सन है, एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेजेबल है, उस टाइप के लोगों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। एनुअल बिजनेस प्लान। अब एनुअल बिजनेस प्लान में ऐसा है, कंपनीज कितनी बार अपनी वो एनुअल कॉमेंट्रीज इशू भी करते हैं जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है या एजीएम होती है कि भाई अपकमिंग ईयर में हमारा प्लान क्या है, तो पूरे साल का एक विजन लेके चलते हैं। अब जो विजन आपने डिसाइड किया उसके हिसाब से आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो पैसा कैसे अरेंज होगा उसका कैलकुलेशन किया होगा, उसके हिसाब से आपको ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो एनुअल प्लानिंग लेके चलने से कंपनी का एक शॉर्ट टर्म विजन जो है वो क्लियर रहता है, जिसके बेसिस पे वो लोग बाकी सारी स्ट्रैटेजीज प्रॉपरली बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कल क्या करना है पता ही नहीं। एक तो प्लान हो सकता है कि भाई अगले साल का ये टारगेट है, हमें यहाँ तक अचीव करना है, तो इसके लिए ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो आप पहले से थोड़ा प्लानिंग करके चल सकते हो। और लास्ट जो पार्ट है इसका, दैट इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अब स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हो गई है,
एग्जीक्यूशन शुरू हो चुका है तो अब क्या करोगे, मॉनिटर करोगे कि जो आपने सोचा था और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें गैप एनालिसिस करना है। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो फ्लेक्सिबिलिटी रखो, उसको आप ठीक कर सकते हो, और अगर सही ट्रैक पे चल रहा है तो उसको कंट्रोल करते रहो, कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है वैसा। फिर बोला डेवलपिंग एन इफेक्टिव प्लान इज ओनली हाफ बैटल, इम्प्लाइड है, प्लानिंग तो हाफ बैटल हो गया ना, एग्जीक्यूशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वही प्रॉपर नहीं हुआ तो फिर वो प्लानिंग अपने आप फेल हो जाएगी, ये वो चीज़ें हो रही। ठीक है, नीचे जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो सिमिलर लाइन पे जा रहे हैं, एक बार देख लो, रीड कर लो, कुछ अगर नया मिले तो देख लेते हैं। Monitoring the implementation of strategic plan is justified on the following grounds. It helps to assure the organization efforts conform to the plan. It enables the organization to ensure that the results achieved correspond to our quantified objectives. Further, monitoring allows for corrective action. Since monitoring is part of control process, it encourages improved performance. Monitoring provides the essential link between the written plan and the day-to-day operation of the business. It demonstrates to all that organization is really managing the business according to its strategic ठीक plan. है, मॉनिटरिंग क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं, तो सिंपल से पॉइंट्स दे रखे हैं कि उससे आपको क्या बेनिफिट्स होंगे और इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं पता चलेगा, जैसे अपन ने डिस्कस किया सेम चल रहा है आगे। To set functional area goals, the following steps should be taken. For each functional area, compare present functional goals with the new enterprise, corporate, and business level goals. Decide what new goal areas are needed for each function. Set new goal levels, values for each functional areas variables. ये सिंपल हो गया कि हर एक बिजनेस फंक्शन के रिगार्डिंग आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा कि इस बिजनेस फंक्शन में मुझे पर्टिकुलरली अचीव करना है। फिर वो सेल्स हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है, तो उसके रिगार्डिंग हम टारगेट सेट कर सकते हैं। अब स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन की बात तो हो रही है, अब बोल रहे हैं कि इसके अंदर इश्यूज़ क्या आ सकते हैं या क्या क्या चीज़ों का आपको इन डेप्थ ध्यान रखना होता है, तो उसके लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, एक एक करके उसको रिलेट कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, रीड करना। Project is a highly specific program for which time schedule and specific cause are determined in advance. Projects create all necessary conditions and facilities required for the strategy implementation, the discipline of project management. A project basically passes through various phases which are given below before a set of tasks can be accomplished. Detailed planning related to different aspects of projects such as infrastructure design, schedules, budgets, etc. has to be ये completed. प्रोजेक्ट थोड़ा बड़े लेवल पे हो गया ना, यहाँ पे फिर ऐसा है कि बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो उसमें बहुत डिटेलिंग होने वाली है, तो स्टेप वाइज बता रहे हैं कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा चाहिए, उसको डिज़ाइन करना, क्या क्या चीज़ें कौन से टाइम पे होगा, शेड्यूलिंग करना, क्योंकि प्रोजेक्ट है, पैसा भी ज़्यादा लगेगा तो बजटिंग करना, तो ये सारी चीज़ें उसकी डिटेलिंग में कवर हो जाती है, इस पर फोकस करना चाहिए। फिर आगे Ideas generated during the process of strategic alternatives and choice consideration from the core of the future projects that may be undertaken by the organization. ठीक है, After a set of projects have been identified and arranged according to the priority, they have to be subjected to preliminary project analysis pertaining to technical, financial, marketing, and economic aspects. After the screening, the viable projects are taken up and feasibility studies are conducted. तो स्टेप वाइज चल रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स, आपके पास क्या क्या चॉइसेस है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकते हो, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप पहले उसको शॉर्टलिस्ट कर रहे हो कि भाई ये मेरे पास ऑप्शंस है। फिर हर एक ऑप्शन का थोड़ा डिटेल एनालिसिस करके हम ये करेंगे प्रायोरिटी सेट करना, कौन सा प्रोजेक्ट पहले स्टार्ट करना चाहिए, कौन से बिजनेस में बाद में एंटर करना चाहिए, प्रायोरिटी सेट करेंगे। और फिर जिसकी प्रायोरिटी सेट कर ली उसमें और डिटेल में फिर एनालिसिस करेंगे कि अब एग्जीक्यूट इसी को करना है तो उसके लिए और क्या प्लानिंग की जरूरत है। फिर नेक्स्ट Detailed engineering, awarding contracts, civil and other types of construction, etc., are to be undertaken during the implementation phase, leading to the testing, trial, and commissioning of the plant. अब ये प्लांट सेटअप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करो, कोई साइट का कंस्ट्रक्शन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करो, तो भी आपको ये रिलेट हो जाएगा कि अब जब आपने आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन था, अलग अलग टाइप के प्लांट सेटअप करने का ऑप्शन था, आपने सबका स्टडी कर लिया, अब फाइनल हो चुका है कि भाई इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो अब उसमें जो इंजीनियरिंग का काम है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट्स देने हैं, जिनके साथ 1-to-1 अग्रीमेंट्स करने हैं, वो प्रोसेस शुरू हो चुका है कि हम उस स्टेज पे आ चुके हैं। फिर लास्ट में The final phase deals with disbanding the project. डिसबैंडिंग तो मतलब फिर कंप्लीशन हो गया ना, फाइनल फेज तो हो गया, आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। तो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शुरू हुआ था प्लानिंग से, बजटिंग से, शेड्यूलिंग से, फिर ऑल्टरनेटिव्स पे हम गए, फिर उसके बाद हमने ऑल्टरनेटिव्स में से कुछ फाइनलाइज किए, जो एक प्रोजेक्ट फाइनल कर दिया कि इस पे काम करना है, तो उसमें फिर डिटेल एनालिसिस किया, कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट्स किए, प्रोसेस किया और फाइनली प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, तो ये प्रोसेस यूजुअली होता है। सेकंड पॉइंट में बोल रहे हैं प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन, आप पढ़ो ना क्या है इसमें। Strategy implementation also requires executing the strategy based on the rules, regulations, and procedures formulated by the government. Though many procedures
are simplified with the liberalization, privatization, and globalization of the Indian economy. Certain procedures are still applicable in the process of strategic implementation, such as licensing requirements, Foreign Exchange Management Act requirements, collaboration procedures, import and export requirements, incentives and benefits, requirements of labor laws, and other ये legislations. सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं अभी तक पढ़ चुके हो। प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन में गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फॉलो करने की बात हो रही है। तो बोला एलपीजी पॉलिसीज़ के बाद वैसे भी इकोनॉमी ओपन हो गई है, तो बहुत सारे लीगल हर्डल्स जो आते थे वो हटा दिए गए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब सब कुछ ही ऐसा है कि आप अपनी मर्जी से कर लो। लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है, ये फेमा रेगुलेशंस है, आरबीआई गाइडलाइंस है, सेबी के पॉइंट्स है, वो सब तो रहने ही वाले हैं। फैक्ट्री लाइसेंस हो गया, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, वो सब चलता रहेगा, तो वो आपको फॉलो करना है। तो प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन में बेसिकली लीगल कंप्लायंसेस को फॉलो करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। इन शॉर्ट आप ऐसा ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है और उसके साथ जो रिलेटेड स्ट्रैटेजीज है उस पर बात हो रही है। अभी अपने वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करे तो भी चलेगा। इस स्ट्रक्चर में वही बताया कि आपको टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल जो है वो सेट करना है। हर एक लेवल पे आप जिनको अपॉइंट कर रहे हो उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है, क्या टास्क देना है, वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और ये काम टॉप मैनेजमेंट का है। अगर वही लोग कन्फ्यूज है किसको क्या काम करवाना है, तो जो टीम है उनको तो फिर वो कन्फ्यूजन हमेशा रहने ही वाला है। तो आप क्लियर होने चाहिए कि भाई आपका ये रोल रहेगा और आपको ये टास्क दिया जा रहा है। तो एम्प्लॉय के माइंड में भी वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है, और एम्प्लॉयर के माइंड में भी ये चीज़ का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो पॉइंट। नेक्स्ट, रिसोर्स एलोकेशन। हाँ, ऑब्वियसली क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो रिसोर्सेज में मेजरली आपके पास फंड्स अवेलेबल है और आपके पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है। अब इनका एलोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस डिपार्टमेंट के लिए कितना पैसा रखना जरूरी है। अब क्या है, जब बजटिंग करते हैं ना तो हर एक डिपार्टमेंट जो है वो पैसा मांग रहा है। मार्केटिंग वाला बोलेगा मुझे एडवर्टाइजमेंट के लिए, लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फंडिंग चाहिए, एजेंट्स हायर करने हैं उनके कमीशन के लिए पैसा लगेगा। प्रोडक्शन वाला बोल रहा है मुझे रॉ मटेरियल अक्वायर करना है तो उसके लिए फंड चाहिए। फिर सेल्स वाला बोलेगा कि हमें सेल्स एजेंट्स को अपॉइंट करना है, उनको आगे कमीशन मार्जिन पे करने हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो हर डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसे मांग रहा है। अच्छा, जो पैसा मांग रहा है वो कम पैसे मांगेगा, ज़्यादा मांगेगा? ज़्यादा। हर कोई थोड़े ज़्यादा ही मांगता है कि यार थोड़ा मार्जिन लेके चलते हैं, बफर मार्जिन के, कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया, कम पड़ गए पैसे तो। अब ऐसे हर कोई बफर मार्जिन लेके चलेगा तो कंपनी का तो टोटल बजट बढ़ गया ना। तो वहाँ पे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये चीज़ का ध्यान रखना है कि रिसोर्सेज एलोकेट करते टाइम आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई ये डिपार्टमेंट का काम इतने बजट में हो जाएगा, इनको इससे ज़्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। क्योंकि सबको पता है मांगने वाला ज़्यादा ही मांग रहा है और जो पैसा पे कर रहा है थोड़ा कम ही पे करेगा, तो बात अपने आप बैलेंस हो जाती है। तो रिसोर्सेज का अलोकेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे इवन ह्यूमन रिसोर्स जब टीम वाइज, प्रोजेक्ट वाइज अलोकेट होता है तो उसमें मैनेजमेंट को ध्यान रखना है। यार सारे आपने एक्सपीरियंस लोग एक टीम में रख दिए, सारे इनएक्सपीरियंस नए लोग एक टीम में रख दिए, तो सोचो क्या होगा। वो भी ठीक नहीं है। बैलेंस करके चलो कि हर टीम में कुछ फ्रेशर्स भी होंगे, कुछ एक्सपीरियंस भी होंगे, तो जो फ्रेशर्स है वो साथ साथ में काम सीख भी जाएंगे और जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनका नॉलेज भी वो लोग शेयर कर पाएंगे। तो बैलेंस करके चलना नेसेसरी है। फिर नेक्स्ट है फंक्शनल पॉलिसीज। इसमें बोल रहे हैं जो ऑपरेटिंग मैनेजर्स हैं उनके लिए गाइडलाइंस फिक्स हो जानी चाहिए। प्रोडक्शन मैनेजर को पता होना चाहिए कि मुझे काम कैसे करना है, कैसे करवाना है, वो सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये एक पॉइंट है। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, ये भी नेसेसरी है। कम्युनिकेशन के बिना तो एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना मुश्किल है। तो आप कम्युनिकेशन का एक चैनल सेट कर लो, और ये बड़ी कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में ऑब्वियसली होगा। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसमें कम्युनिकेशन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा ये भी प्री डिसाइडेड होता है। तो ऐसा नहीं है भाई कोई भी किसी से भी जाके कुछ भी बात कर रहा है। तो एक होता है भाई मुझे ये प्रॉब्लम है तो मुझे मेरे मैनेजर को बोलना पड़ेगा, फिर मैं मैनेजर को कंप्लेंट करूंगा तो वो सीनियर से बात करेगा, फिर ये इस तरीके से होगा। तो ऐसा नहीं कोई किसी को कुछ भी बोल रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है। कम्युनिकेशन का भी आप एक चैनल अगर फिक्स करते हो तो उससे मैनेजमेंट काफ़ी ईजी हो जाता है और वो केओस और कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो इस पॉइंट पे भी काम कर सकते हैं। लीडरशिप अप्रोप्रिएट, वो तो होगा। लीडरशिप की जो रिक्वायरमेंट है, आप लीडर सही चुनोगे तो कंपनी अच्छे से काम कर पाएगी, और इसके बारे में चैप्टर में आगे डिटेल में बात होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है चैलेंजेस टू चेंज। अब चेंज वाले केस में क्या है ना, एक वो रेजिस्टेंस वाला प्रॉब्लम आता है। ये चेंज किसी को पसंद नहीं है। अब डिपेंड करता है, किसी को ऐसा है कि कुछ नया सीखेंगे तो कुछ चेंज होगा, एक ही एक काम कर रहे हैं। कितनी बार होता है जो चल रहा है चलने दो, या चेंज मत करो, अभी नया सीखना पड़ेगा ये वो। तो वो एटीट्यूड वाला इशू जो है वो दोनों लोगों में डिफरेंट हो सकता है। तो चैलेंजेस आते हैं उसमें, और उसको ओवरकम करने के लिए आपको स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ेंगी। लास्ट में बोला है प्री इम्प्लीमेंटेशन इवेल्युएशन स्ट्रैटेजी। ये ऐसा हो गया कि इम्प्लीमेंट करने से पहले आप एक बार इवेल्युएट कर लो कि ये स्ट्रैटेजी अपने लगाएंगे तो इसका आउटकम क्या हो सकता है। एक ट्रायल हो सकता है, एक पायलट प्रोजेक्ट हो सकता है, उससे आपको काफ़ी इंसाइट्स मिल जाएंगे। फिर आपको लगता है कि नहीं यार ये स्ट्रैटेजी लार्ज स्केल पे लगा दी तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा इसको चेंज करके फिर इंप्लीमेंट करते हैं। तो इवेल्युएशन आप स्टार्टिंग में, इम्प्लीमेंटेशन से पहले भी एक बार जैसे रिव्यू करना, फाइनल सबमिशन से पहले एक बार रिव्यू करना, वैसा हो सकता है। तो वो हेल्प कर सकता है। ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक चेंजेस, मेन क्या होता है ना, चेंजेस करना
लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि ये चेंज क्यों नेसेसरी है, क्योंकि रेजिस्टेंस वाला प्रॉब्लम आता है। तो स्ट्रेटेजिक चेंजेस को मैनेज करने के लिए या उसकी जो उससे जो प्रॉब्लम्स आती है उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ सॉल्यूशंस और टिप्स आपको दे रखी है। तो फर्स्ट पॉइंट उसमें देख लो, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। रीड करना ना क्या बोला। If misinformation and lack of information create barriers to managing change, education and communication might be appropriate. It requires an atmosphere of mutual trust and confidence and respect between managers and employees. देखो, आप अपना वर्किंग स्टाइल अपनी कंपनी में जो भी आप जिस तरीके से काम कर रहे हो उसमें चेंज लेके आ रहे हो, तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, शायद वो रेजिस्टेंस भी आएगा। तो बेस्ट तरीका सिंपल ये है कि आप अपने स्टाफ को, अपनी टीम को समझाओ कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो एक तो कम्युनिकेट करो उनको और एजुकेट करो इसके रिगार्डिंग, इसके बेनिफिट्स क्या है। अगर उनको चीज़ समझ में आ गई तो रेजिस्टेंस अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये सबसे बेसिक रास्ता है। दूसरा पॉइंट, पार्टिसिपेशन। Participation helps to give people in organizational change a feeling of importance. It creates the feelings among the employees that the decision is their own. They realize that the change process is a must. Those people who are directly affected by the change should be given opportunity to participate in that change before the final decisions are reached. हाँ, पार्टिसिपेशन मेंटली काफ़ी वो अच्छे से काम करता है। एक होता है कि यार आपको ऑर्डर्स दिए जाते हैं, आपको फॉलो करना है। एक होता है आपका ओपिनियन लिया जाता है, आपको भी वो टीम में थिंक टैंक वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें इंक्लूड किया जा रहा है कि आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हो। अच्छा, आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हो। चेंज है वो एक्सेप्ट करना है, लेकिन आपको किस तरीके से काम करना है आप अपने मेथड्स यूज़ कर सकते हो। तो जो पार्टिसिपेशन या इन्वॉल्वमेंट जब किसी को मिलता है तो उसको लगता है मेरी भी इंपॉर्टेंस है, मुझे सिर्फ ऑर्डर्स नहीं दिए जा रहे, उल्टा मैं क्या सोच रहा हूँ उस चीज़ को भी यूज़ किया जा रहा है। तो पार्टिसिपेशन से भी रेजिस्टेंस कम हो जाता है और सामने वाला समझ भी आता है कि हाँ ये चेंज है, करना तो है ही, लेकिन मुझे मेरे तरीके से काम करने दिया जा रहा है, वही मोर देन इनफ है वैसा। तो वो अच्छा है। नेक्स्ट, Obtaining commitment. Commitment to take part in changed program can be obtained in private form from each individual. However, getting a person to commit himself in private to a changed program may yield fewer results than if he voluntarily or publicly gives his commitment to an idea of change. कमिटमेंट इन द सेंस फिर ये वर्बली हो गया कि आप सामने वाले को कन्विंस कर लो कि भाई उसको अग्री करवा लो कि हाँ भाई अपने को ये चीज़ें चेंज करनी है, और जो भी आपका स्टाफ है, टीम मेंबर्स है, वो अग्री कर ले कि चलो ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसा हो रहा है कैसा नहीं। तो वो कमिटमेंट अगर उनकी तरफ से आ जाए वॉल्यूंटरीली तो फिर क्या है, एग्जीक्यूशन उनको ही करना है। तो आप जितना भी बोल लो, सामने वाला अगर काम करना ही नहीं चाहता वैसे, तो फिर उसे काम करवाना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उनसे कमिटमेंट लेने से एक अश्योरेंस मिल जाएगा और फिर हम एक बार एग्जीक्यूट करके उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, लीडरशिप। A transformational leader can use personal reasons for change without arousing resistance. An effective leader tries to change the psychological needs of his followers. अब ये बेसिकली लीडर की स्किल की बात हो रही है कि आप कैसे अपने टीम मेंबर्स को कन्विंस करते हो, या आपका स्किल है जिससे वो चेंज को एक्सेप्ट कर ले। नेक्स्ट पॉइंट, Training and psychological counseling. Management can change the basic values of the people by training and psychological counseling. People should be educated to become familiar with the change, its process, and working. They must be taught new skills, help to change attitudes, and indoctrinated in new relationships. ठीक है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ट्रेनिंग तो बहुत काम करती है। आप किसी को नया स्किल सिखा दोगे, अब जब वो सीख जाएगा उसको काम में मज़ा आने लगेगा कि यार ये तो काफ़ी सिंपल हो गया, फिर उसको एक्सेप्ट करने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन तब तक का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा टफ है। तो आप ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स, डिस्कशंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, काउंसलिंग कर सकते हो, उनको उसकी इंपॉर्टेंस समझा सकते हो, उनका फीडबैक ले सकते हो। तो एक वो कन्विंसिंग एक्ट हो गया, और अगर वो ट्रेंड हो गए और कन्विंस हो गए फिर उनसे वो काम करवाना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो ये कैसा है कि विदाउट रेजिस्टेंस काम हो जाएगा वैसा। और जो लास्ट पार्ट है दैट इज़ कोवर्जन। अब कोवर्जन थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। ये फिर कैसा है, यूज़ ऑफ पावर। भाई मैंने बोला ये करना है, कोई सामने मैं कुछ सुनूंगा नहीं, बस जो बोल दिया वो काम आपको करना है। तो ये फोर्सफुली किसी से वही काम कराना कि भाई ऐसे ही बोला ऐसे ही करना पड़ेगा, ना उसको आप एजुकेट कर रहे हो, ना उसको कम्युनिकेट कर रहे हो, ना उसको उसकी इंपॉर्टेंस समझा रहे हो, ना ट्रेनिंग दे रहे हो, ना साइकोलॉजिकली उसको प्रिपेयर कर रहे हो। बस बोला ये काम ऐसे करना है, कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये तरीका लीस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस तो हमेशा रहेगा। हो सकता है आपका जो टीम मेंबर है, स्टाफ है, एम्प्लॉय, वो आपको कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन उसको वो काम करना नहीं है वैसे, वो फोर्सफुली कर रहा है, तो शायद वो आउटकम भी नहीं आएगा, रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, मन से काम नहीं करेगा, तो आपको फायदा होने वाला नहीं। तो ये लीस्ट इफेक्टिव मेथड है, लेकिन ऐसा भी होता है, तो उस हिसाब से इसको कोवर्जन वाली कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है, बस लैंग्वेज की उसमें नीड नहीं है, नहीं बोला है। बोलो, क्लियर यहाँ तक? तो ये स्ट्रेटेजिक चेंजेस को कैसे मैनेज करना है वो बात हो रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप को लेकर। अब लीडरशिप के बारे में हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ा हुआ है, तो इंट्रोडक्शन वाली लैंग्वेज में आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। डायरेक्टली इसके फॉर्म्स देख लेते हैं। अब इसमें 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है, लीडरशिप और उसके फॉर्म्स में। सबसे पहला जो है उसको बोल रहे हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। लैंग्वेज पढ़ना ना इसकी।
The transactional leaders make certain that everyone is aware of the expectations for the procedures and result. They strike a balance between strategic management and leadership by gauging employee performance and inspiring them to do better. For good performance, they employ incentives like increased pay, promotions, and bonuses, but they may also discipline poor performance by cutting pay or eliminating jobs. A leadership technique like this might provide results, but not always the best अब ones. यहाँ पे बोल दिया कि भाई ट्रांजैक्शनल लीडर्स क्या है ना, सबको पहले से अवेयर कर देते हैं कि हमारी एज एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, किस टाइप का परफॉर्मेंस आपसे मिलना चाहिए, क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना चाहिए और क्या रिजल्ट आपने देना है। अब ये चीज़ पहले से क्लियर कर दी। अब इसके तरीके प्रैक्टिकली क्या हो सकते हैं कि आप रिवॉर्ड करो, जो अच्छा काम कर रहा है उसको इंसेंटिवाइज करो। अच्छा, जो अंडर परफॉर्म कर रहा है उसका पे कट या कॉस्ट कटिंग या सैलरी कटिंग भी होगा। तो क्या है ना, ये चीज़ कैसी है कि डायरेक्ट परफॉर्मेंस लिंक्ड आपका रेवेन्यू हो गया। जो ज़्यादा अच्छा काम करेगा एज एन एम्प्लॉय उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जो कम परफॉर्म करेगा उसके पैसे कटेंगे। तो कितनी बार क्या होता है, ऐसे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, बट डिपेंड करता है कि जिसके पैसे कट रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत ऐसा उसमें रेजिस्टेंस या प्रॉब्लम भी आ सकता है। दैट डिपेंड्स, बट ये भी एक स्टाइल है लीडरशिप का जिसके थ्रू आप अपने एम्प्लॉय से सही तरीके से काम करा सकते हैं। फिर लास्ट पॉइंट, Nonetheless, this kind of strategic leadership is incorporated to some level in the majority of leadership philosophies. A leader's reliance on this approach affects whether or not they meet the criteria for transactional leadership. मेनली वही बोला है कि मेजोरिटी जगहों पे इस टाइप की पॉलिसी चलती है, और ये ऐसा भी नहीं है कि सक्सेसफुल नहीं है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इंसेंटिव वाला सिस्टम जो बहुत सक्सेसफुल है। आप बैंकिंग चैनल में देख लो, बैंकिंग में भी यही होता है। जो सेल्स वाली कैटेगरी, सेल्स एंड मार्केटिंग, जितने क्लाइंट लाओगे, जितने अकाउंट ओपन करवाओगे, जितने क्रेडिट कार्ड बुक करवाओगे, उतना आपको इंसेंटिव ज़्यादा मिलेगा। अपना जिम इंडस्ट्री में भी वैसे ही होता है, जितने आप क्लाइंट्स को ट्रेनिंग दोगे, जितने एनरोल कराओगे, उतना आपको शेयरिंग मिल जाएगा। तो इंसेंटिव जो है वो सबसे बेस्ट मोटिवेशन होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो काम कर रहा है पैसों के लिए कर रहा है। ज़्यादा पैसा मिलेगा ना तो काम में अपने आप मज़ा आने वाला है, वो इम्प्लाइड सी बात है। नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है। पढ़ो इसमें क्या बोल रहे हैं। Transformational leaders integrate leadership and strategy, and they use their vision to direct the employees' activities and behaviors. They affect both the organization and the people within it to change. Such a leadership tactic entails persuading people to change. The organization's advantage is the main goal of this innovative strategy. The transformative leader builds the team's confidence while helping them recognize rules and set goals. Strategic leadership of this kind encourages action and is adaptable. देखो, ट्रांजैक्शन में वो पैसों के ट्रांजैक्शन की बात हो रही थी। यहाँ पे ना ट्रांसफॉर्मेशनल में आपको कन्विंस, परसुएड करना, मतलब किसी को कन्विंस करना, उसको मनाना कि भाई ये चीज़ आपके लिए अच्छी है तो आपको करनी चाहिए। अब यहाँ पैसों का लालच नहीं दे रहे, आपके फायदे के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए, आपके खुद के नॉलेज और ग्रोथ के लिए बात कर रहे हैं। तो वैसे कन्विंस करने वाला जो स्टाइल है वो आपको ट्रांसफॉर्म करने के ऊपर जा रहा है, तो उसको वैसे नाम दे दिया ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। और इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है उसको बोल रहे हैं कैरिज्मेटिक लीडरशिप। पढ़ो इसको। Charismatic leaders work their charm to persuade others. Charismatic leaders have the drive and passion to get their work done. While charismatic leaders share quite a few similarities with transformational leaders, the focus of their work is a change in the status quo and not necessarily a change in the organization. अब ये कैसा हो गया ना कि वो लीडर को देख के आपको मोटिवेशन आ रहा है कि यार ये इतना काम कर रहा है, ये इतना अचीव कर चुका है, इसका इतना दिमाग चल रहा है, तो हमें इसको फॉलो करना चाहिए, इसके जैसा बनना चाहिए। तो उसके एक्शंस और उसका जो पब्लिक इमेज है, कहीं ना कहीं उसी से उसका स्टाफ अपने आप इन्फ्लुएंस हो रहा है और उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, उसका जैसा बनने की ट्राई कर रहा है। उसमें उसको पर्सनली कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। तो उस टाइप का अगर लीडरशिप है तो वो यहाँ पे इस कैटेगरी में कवर हो सकता है, वैसे बता दिया। तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो गए। अब स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बात हो रही है तो उसकी जो स्किल्स की बात हो रही है उसके साथ कुछ उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेट करवा दिए। 6 एसेंशियल स्किल्स बोले हैं ऑफ अ स्ट्रेटेजिक लीडर। तो हेड पॉइंट से भी क्लैरिटी आ जाएगी, देख लेते हैं। पहला तो पॉइंट बोला है एंटिसिपेट करना। एंटिसिपेट करने में इंटरनली ये समझा रहे हैं कि आप पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। एज अ लीडर आपकी क्वालिटीज़ में होना चाहिए कि आप वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, उसका एनालिसिस कर रहे हो बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। तो ऑब्वियसली जो लीडर है सारा रिस्क उसके ऊपर है। तो जब तक वो पूरे मार्केट का प्रॉपर एनालिसिस नहीं करेगा, अलग अलग सोर्सेज से चीज़ों को वेरीफाई नहीं करेगा, उसके डिसीजंस गलत होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो उसलिए उसके अंदर वो स्किल होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए कि हम डेटा कलेक्शन पहले अच्छे से कर सकते हैं कोई भी नया इनिशिएटिव या प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। चैलेंज, व्यू एंड रिफ्रेम अ प्रॉब्लम फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कॉजेज। अब बिजनेस में चैलेंजेस आते रहेंगे तो उसको हर एंगल से सोच समझ के फिर डिसीजन लेना, तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी मानी जाएगी। इंटरप्रिटेशन, एग्जिबिट क्यूरियोसिटी, ओपननेस व्हेन टेस्टिंग सेवरल वर्किंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में क्या होता है, हम अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट करके और ट्राई एंड टेस्ट करके देखते हैं कि अगर ऐसा करें तो क्या होगा,
अगर इस प्रोडक्ट को वैसे बनाए तो क्या होगा, ये सर्विस ऐसे ऑफर करें तो क्या होगा। तो आप वो फीडबैक और वो ट्रायल करने के लिए ओपन होने चाहिए कि हम ट्राई करते रहेंगे अलग अलग हाइपोथेसिस, फिर जो बेस्ट हमारे लिए काम करेगा ना उसको परमानेंटली इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये एक क्राइटेरिया है। डिसाइड करना, डिसीजन मेकिंग स्किल्स वाली बात हो गई और कुछ नहीं। अलाइन स्टेक होल्डर्स, इंसेंटिव्स एंड टॉलरेंस फॉर चेंज एंड आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। अलाइनमेंट करना मतलब जहाँ कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट करना। कितनी बार होता है इन्वेस्टर्स का विजन अलग होता है, मैनेजमेंट का विजन अलग होता है। वो पैसा लगाने वाले सोच रहे हैं ऐसा होना चाहिए, जिनके हाथ में पैसा आ रहा है बोले नहीं ऐसा करेंगे तो ग्रो होगा। तो वो दोनों के बीच के डिफरेंसेस को आपको मिनिमाइज करके चलना है। आप रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे, झगड़ा क्रिएट करोगे, तो फिर जो पैसा दे रहा है वो अपना पैसा वापस ले लेगा, तो फिर मैनेजमेंट क्या कर लेगा। तो अलाइनमेंट बहुत नेसेसरी है, और ये जो मैनेजमेंट में लीडर है उसका स्किल है कि स्टेक होल्डर्स को भी खुश रखना है, बिजनेस भी आपको साथ साथ में ग्रो करना है वैसा। और लास्ट में लर्निंग, वो तो रहने ही वाला है, ठीक है। आपको आप किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, नया सीखते रहना, आपकी लर्निंग प्रोसेस नेवर एंडिंग होता है। तो ये वो एक लीडरशिप स्किल के अंदर कवर अप हो जाता है। और लास्ट पार्ट है इसका स्ट्रेटेजिक थिंकिंग स्किल्स, ये कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर वहाँ से नया ब्लॉग स्टार्ट होगा। सेम पॉइंट्स है तो इतना टाइम नहीं लेगा वो। थिंकिंग स्किल्स में लीडर की क्वालिटीज, एबिलिटीज़ की बात हो रही है। आप देख लो, पहला तो क्या बोला, एनालिटिकल स्किल्स, एनालिसिस करना आना चाहिए, क्या बिजनेस के लिए सही है क्या गलत है, कैसे मार्केट ग्रो कर सकता है, तो वो फार साइटेडनेस या एक विजन होना नेसेसरी है, तो उस टाइप के स्किल्स होने चाहिए। दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्लाइड है। आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, इतना सारा स्टाफ है, टीम है, आपके कस्टमर्स हैं, मीडिया है, आपके अंदर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगे तो आप सबको एक साथ लेके नहीं चल पाओगे, तो वो स्किल होना नेसेसरी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो अगेन ऑब्वियस हो गया, वो भी नेसेसरी, प्रॉब्लम्स आने ही वाली। जैसे बीच में रिलायंस का एक केस हुआ था, आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। रिलायंस की जामनगर वाली रिफाइनरी है, तो वहाँ पे उनको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नोटिस आ गए थे। अब रिफाइनरी है, पेट्रोल क्रूड का काम हो रहा है, तो पोल्यूशन तो होने ही वाला है। अब जितना पोल्यूशन वो एरिया में होने लगा, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिलायंस की रिफाइनरी को नोटिस दे दिया था कि भाई आप ये रिफाइनरी बंद कर दो, और कुछ दिन का टाइम दे दिया। अब उनके पास ऑप्शन क्या है, या तो पोल्यूशन कम करो, लिमिट में लेके आओ, या फिर रिफाइनरी बंद करो। अब एक तरफ रिलायंस सोच रहा था कि हम रिफाइनरी को बड़ा करेंगे, वो लोग उसको डबल या ट्रिपल साइज का बनाना चाह रहे थे। दूसरी तरफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोल रहा है कि जो अभी आप काम कर रहे हो ना, उसी में पोल्यूशन जो है वो लेवल के ऊपर जा रहा है, तो आप डबल ट्रिपल सेटअप कर दोगे तो और पोल्यूशन बढ़ जाएगा, पूरे एरिया में इशू आ रहा है। तो बोले यार कुछ तो करना पड़ेगा, इसके लिए आइडिया क्या लगा सकते हैं। अब उन्होंने दिमाग ये लगाया कि आजू बाजू बहुत सारी लैंड जो उनके पास ही थी और कुछ उन्होंने परचेज भी कर ली, वो एकदम बंजर ज़मीन थी, वहाँ कोई खेती वेती नहीं होती थी और खाली ज़मीन पड़ी है, ठीक है। तो उसको उन्होंने फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करवाया, उसको पूरा रिजुविनेट किया, और उसके ऊपर एग्रीकल्चर और ट्री प्लांटेशन स्टार्ट किया। तो आइडिया ये था कि एक तरफ अगर हम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, दूसरी तरफ ट्री प्लांटेशन करेंगे, तो जो कार्बन लेवल है वो अपने आप कम हो जाएगा। अब वहाँ पे उन्होंने जब सर्वे किया तो पता चला कि यहाँ पे मैंगो ट्रीज जो है प्लांट किए जा सकते हैं, और उन्होंने मैंगो ट्रीज को, क्या हुआ तुम्हारा है कुछ इन्वेस्टमेंट ना, वो भी मुझे लगा, बोले मैंने लगाया। किसने गेस किया या आम के झाड़ या गेस किया, फिर इसको पता, आपने बोला अच्छा। मैंगो ट्री तो खुश हो गया। हाँ मैं वही सोचूं, मुझे लगा तुमने लगाया ऐसा कुछ। ठीक है। हाँ, तो मैंगो ट्रीज का वहाँ पे उन्होंने सेटअप किया। अब देखो एडवर्सिटी से उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ली कि भाई यहाँ पे कंपनी को बंद करने की बात हो रही है, वो कंपनी को बचाने के बदले उल्टा दिमाग लगा रहे हैं कि पॉल्यूशन जो प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व करते हैं। अब इतने ट्रीज लगा दिए, पता नहीं कितने एकड़ की जमीन है, और वहां से अब जो मैंगोज का ग्रो हो रहा है, या जो इतना वो ग्रोथ हो रहा है, रिलायंस इंडिया का लार्जेस्ट ग्रोइंग कंपनी है फॉर मैंगोज, और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी। तो एक तरफ ऑयल रिफाइनरी का बिजनेस तो चल ही रहा है, वो तो रिफाइनरी बढ़ाई दी, दूसरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर दी। तो ऐसे केस स्टडी से मालूम पड़ता है ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे होने चाहिए, वैसा पॉइंट है। तो ये पॉइंट यहाँ पे कवर हो गया। नेक्स्ट, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट स्किल्स। अब ये तो ऑब्वियसली आपको मेंटेन करने ही पड़ेंगे, तो ये 4 पॉइंट्स वाला एक आंसर हो सकता है, एनालिटिकल स्किल, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्लानिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट। अब आगे जो है वो नया ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है चैप्टर का, ई बिजनेस स्ट्रैटेजीज वाला, तो वो अपने फिर कल से देखते हैं, अलग अलग कंसेप्ट उसमें आएंगे जो काफ़ी लेटेस्ट है।